तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट्स क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से समझना है और इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी जगहों पे हम लोग करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सेट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ सेट, मतलब उसका इंट्रोडक्शन अगर हम लोग गौर से देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ सेट इज़ फंडामेंटल इन ऑल द ब्रांचेस। मतलब सेट का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि सारी ब्रांच मैथमेटिक्स के जितने भी सारे ब्रांचेस है, उन सारी जगहों पे लगभग हम लोग सेट्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि सेट्स आर द मोस्ट बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। जैसे कि हम लोग बहुत से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह में, इसी तरह मैथमेटिक्स का एक बेसिक टूल्स जो है वो है सेट्स, which are extensively used in developing the foundation of relation and function, और जिसका बहुत ही ब्रॉडली यूज़ करेंगे हम लोग रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो उसके लिए बेसिक ज़रूरी है, मतलब वहाँ पे जो बेस का हेल्प लगेगा हम लोग को, जो बेस है उसका, वो सेट्स है। उसके बाद लॉजिक थ्योरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ज्योमेट्रिकल, इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग सेट्स का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे सेट्स को डिफाइन करते हैं कि सेट एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक लाइन तो मेरे डिफिनेशन में काम आ जाएगा कि सेट एक्चुअल में क्या है। तो इज़ अ वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ चीज़। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए जिससे आप पूरी तरीके से उसे समझ जाएं, और उसके बाद आपका कोई और सवाल उसके ऊपर ना उठे कि देखिए हमको समझ में नहीं आया, क्या कहें आपने, आपने जो काम मुझे दिया वो पूरी तरह से समझ में नहीं आया। इस तरह का सवाल अगर आपसे उठता है तो इसका मतलब वो चीज़ अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। अगर डिफाइन हो जाने के बाद आप कुछ और सवाल ना करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड, मतलब अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पूरे कहानी को छोड़ के, अगर हम लोग आखिरी में जाते हैं, इफ़ वी से, यहाँ से अगर शुरू करते हैं, इफ़ वी से दैट वी हैव अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब कम हाइट के बच्चों का एक कलेक्शन है, देन दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। तो वो कलेक्शन जो होगा वो सेट नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट हाइट का जो कंपैरिजन होता है, मान लेते हैं अगर हम लोग बात करते हैं दो हाइट के बारे में, ये एक मान लेते हैं 5 फीट का कोई बच्चा है, और यहाँ पर ले लेते हैं 2 फीट का कोई बच्चा, और फिर ले लेते हैं 3 फीट का। तो यहाँ पर ये 2 फीट का जो बच्चा होगा ये इन दोनों के कंपेयर में शॉर्ट हाइट का हो जाएगा, और ये 2 फीट का बच्चा इसके कंपेयर में शॉर्ट हाइट का हो जाएगा, और ये 3 फीट का बच्चा 5 फीट के कंपेयर में शॉर्ट हाइट का हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट हाइट का मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये हम लोगों को कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो रहा कि अगर शॉर्ट हाइट का बच्चा को बुलाया जाए कि जिन जिन बच्चों का हाइट कम है वो लोग चले आओ, तो फिर अगर देखा जाए तो कुछ ही बच्चे ऐसे बचेंगे जिनका हाइट अच्छा होगा, 5 फीट 6 फीट। अब अगर 5 फीट से कम बच्चा कोई भी होगा तो उसका हाइट शॉर्ट में लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिफाइंड नहीं हो रहा। इसी के आगे अगर हम लोग देखते हैं, इज नॉट अ वेल डिफाइंड, हाउएवर इफ वी से दैट वी हैव अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज लेस देन 5 फीट। अगर ये सवाल कह दिया जाए कि जिन बच्चों का हाइट 5 फीट से कम है उन लोगों को बुलाकर लाओ, तो उस तरीके से वो जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि आप अगर जब जाओगे तो आप अच्छी तरीके से वहाँ से उन बच्चों को बुला सकते हो, उन बच्चों को कलेक्ट कर सकते हो जिनका हाइट 5 फीट से कम है। लेकिन अगर सिर्फ शॉर्ट हाइट कहा जाता तो फिर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वक्त नहीं मिल रहा। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से डिफाइन करना कि सुनने वाला उस बात को अच्छी तरीके से समझ जाए, उसे हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। आई होप कि ये सेट का कंसेप्ट और डिफिनेशन समझ में आया हो कि सेट एक्चुअल में क्या होता है। एक ऐसा इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा नॉलेज जो आपको दिया जाए, एक ऐसा कलेक्शन चीज़ों का जो आपको दिया जाए, उसमें आपको कोई और सवाल ना उठे, अच्छी तरीके से उसे डिफाइन कर दिया जाए, तो उस तरह के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोग आगे चलते हैं। नोट, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कोई भी सेट अगर आप बनाते हो तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी कलेक्शन चीज़ों का कलेक्शन अगर लेते हैं हम लोग, तो ज़रूरी नहीं कि उस कलेक्शन में, उस सेट में एक ही नेचर का इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सेट में कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ कप, अ प्लेट लाइंग ऑन अ टेबल ऑल्सो फॉर्म अ सेट। अब ये बुक, कप और प्लेट ये तो एक डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन में यूज़ होता है, डिफरेंट कामों में यूज़ करते हैं इसे हम लोग। तो इन लोगों का जो नेचर है और जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है। बुक हम लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कप हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्लेट जो है हम लोग खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों अलग अलग जगहों पे अलग अलग तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन चीज़ों को मिला करके हम लोग एक सेट बना सकते हैं। तो ये सेट के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी कोई भी सेट बनाओ उसमें एक ही नेचर का ऑब्जेक्ट रखो। जैसे कि ये अगर कहा जाए कि ये कंपलसरी है कि एक सेट के अंदर सिर्फ बुक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एक सेट के अंदर बुक, कॉपी, पेन वगैरह कुछ भी हम लोग ला सकते हैं। देयर कॉमन प्रॉपर्टी बीइंग दैट दे फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है कि वो लोग टेबल के ऊपर लाई करके एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कप, बुक और टेबल क्या है, और टेबल के ऊपर कप, बुक और प्लेट एक सेट तैयार कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स, सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स को नोट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे दिया गया है 1 3 5 7 9 14। ये क्या हुआ, एक ही नेचर का सेट तैयार हुआ जिसमें हम लोगों ने सिर्फ ऑड नेचुरल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। ऑड और इवन दोनों नेचुरल नंबर है, तो सिर्फ नंबरों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक सेट तैयार किया है। तो ये एक सेट बना। दूसरा, सेट ऑफ वॉवेल्स इन द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, AEIOU, ये भी एक सेट बनेगा। तीसरा, द सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, हिंदुस्तान में जितने सारे रिवर्स है उन सबों का एक कलेक्शन, वो एक सेट तैयार होगा। सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, जितने सारे प्लैनेट्स हैं सबको मिला करके एक सेट तैयार कर सकते हैं। सेट ऑफ अ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर तो इन्फिनाइट पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मिल करके एक सेट तैयार कर सकते हैं। द सेट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आपके स्कूल या कॉलेज के लाइब्रेरी में जितने सारे मैथ्स के बुक है उन सबको एक जगह जमा कर दो, वो एक सेट तैयार हो जाएगा। द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2 4 6 8, सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ जमा कर दो, वो एक सेट बन जाएगा। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल जितने सारे नंबर है सबको एक जगह जमा कर दो, वो एक सेट बन जाएगा। द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 2 3 4 6 12, ये एक सेट तैयार हो जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 0, 0 से छोटा इंटीजर क्या होता है, -1 -2 -3, ये एक अलग सेट बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है कि सेट को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं कि हम लोगों को कुछ खास किस्म, नहीं, बस वेल डिफाइन होना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन, उसे हम लोग एक सेट का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम लोग एक सेट को किस तरीके से दिखाते हैं। तो वो सेट को दिखाने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, वो कैपिटल लेटर होता है। मतलब कैपिटल लेटर के जरिए हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैपिटल लेटर चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, डी ई एफ, जो आपकी मर्जी, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो सेट को ये डिफाइन करने के लिए यूजुअली हम लोग ये लेटर यूज करते हैं। अब सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आप लोग ले रहे हो, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे दिखाने के लिए नॉर्मली हम लोग स्मॉल लेटर ABC का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब अगर ये एक लेटर है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक सेट को दिखा रहा है। और अगर स्मॉल a लिखते हैं तो मतलब स्मॉल a जो लेटर है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब जैसे कि सेट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेट A इज द, मान लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जाहिर बात है हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 से चलता रहेगा कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। तो सारा का सारा क्या होगा, एक सारे नंबरों का जो कलेक्शन होगा उसे हम लोग सेट कहेंगे। उन्हीं नंबरों में से एक नंबर मान लेते हैं 2 या 3, उसे हम लोग स्मॉल लेटर A से दिखा रहे हैं। तो ये होगा एक लेटर, कोई भी एक लेटर जो नेचुरल नंबर है, और वो सारा नेचुरल नंबर का एक जो कि सेट A में बिलोंग कर रहा है उसका एक हिस्सा है ये A, मतलब उसी के अंदर आने वाला है। अब इसे हम लोग लिखते कैसे, लेट A बी एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A जो है कोई सेट है किसी ऑब्जेक्ट्स का, एंड लेट स्मॉल a बी अ मेंबर ऑफ A, और स्मॉल a उस कैपिटल A का कोई मेंबर है, मतलब उसके अंदर रहने वाला। देन वी राइट, तो हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, A बिलोंग्स टू A, ये इसे रीड करते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू यहाँ पे दिया हुआ है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब स्मॉल a कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि एक सेट का एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स उस सेट को बिलोंग करता ही है। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A। ये रिप्रेजेंटेशन जो सिंबल यूज हो रहा है A बिलोंग्स टू A, इसे आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग किसी प्रॉब्लम में या प्रूफ करते वक्त इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे
कि ये एलिमेंट उस सेट को बिलोंग कर रहा है या ये एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, इस तरीके से। और ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। और ए इज अ मेंबर ऑफ ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक स्मॉल ए कैपिटल ए का एक मेंबर है। अगर इफ ए इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए, मान ली बाज दफा ऐसा हुआ कि ए जो है एक मेंबर नहीं हुआ, जैसे कि सेट ए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, एक मिनट, सेट ए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब अगर ये कहा जाए कि ए एक एलिमेंट जिसका वैल्यू है -3, तो क्या ये -3 सेट ए को बिलोंग करेगा? तो जवाब नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो जब बिलोंग नहीं करेगा तो उसे किस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे गौर करते हैं हम लोग। इफ ए इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए देन वी राइट, तो हम लोग लिखते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स, तो ये बिलोंग्स का जो सिंबल है इसे हम लोग काट देंगे, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड रीड एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। इस तरीके से 3 अल्फाज में हम लोग 3 तरह के सेंटेंस में इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ए कोई भी एलिमेंट उस सेट का मेंबर है या उसको बिलोंग करता है या उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं हाँ कि एक सेट को हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो, सेट को दिखाने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 तरीका दिया गया है। एक का नाम है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दूसरे का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। 2 तरीके से हम लोग सेट को दिखा सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये एक ही रिप्रेजेंटेशन का 2 नाम है, और सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड ये भी एक ही रिप्रेजेंटेशन का 2 नाम है, तो इसे याद रखना आप लोग। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबुलर फॉर्म के बारे में। लिस्टिंग ऑल दी एलिमेंट्स, जितने सारे एलिमेंट्स आपके पास है जिसे आप लोगों ने सेट में डिफाइन करने के लिए कलेक्ट किया है कि सेट में रखना है उसे, उन सारे एलिमेंट ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमर्स, अगर कॉमा के जरिए हम लोग सेपरेट करते हैं, यहाँ पे कॉमर्स को अंडरलाइन कर देते हैं, एंड इनक्लोज विद इन द ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, और अगर कर्ली ब्रैकेट मतलब ये, तो मतलब कि सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग कॉमा दे देकर लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को एग्जाम्पल्स, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वी राइट द सेट्स टेबुलर फॉर्म। मान लो 5 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, उसे इस तरीके से दिखाया गया है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देकर लिखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी सेट को दिखाते हैं या किसी सेट को लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर लेट ए बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स 1 3 4 एंड 5, देन वी राइट ए 1 3 4 5। तो ये क्या हुआ, एक टेबुलर फॉर्म हुआ, एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब यहाँ पर एक कुछ खास बातों को ध्यान रखने को कहा गया है। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट इज इमटेरियल, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 3 1 5 एंड 5 3 1 ऑल डिनोट द सेम सेट। ये याद रखना, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट्स के ऑर्डर को आगे पीछे करते हैं, मतलब रीऑर्डर कर देते हैं, जैसे 1 3 5 को किसी ने लिख दिया 3 1 5, जैसे कि मैंने कुछ नंबर दिए, मान लेते फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, तो वो क्या होता है 1 3 5 ही होता है। उसे कहा मैंने कि टेबुलर फॉर्म में लिख कर दिखाओ। कुछ बच्चों ने लिखा 1 3 5, ठीक है, किसी ने लिखा 3 1 5, वो भी ठीक है, किसी ने लिखा 5 3 1, वो भी ठीक है। मतलब तीनों ही रिप्रेजेंटेशन जो हुआ वो एक ही सेट का हुआ, फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। एन एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। अब किसी सेट में किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, इस बात को खास ध्यान पे रखना है। अगर किसी 2 जगह से बहुत सारे कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और किसी 2 जगहों से हम लोगों ने सेम ही ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया, तो उसे सेट में लिखते वक्त एक ही बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार उस नंबर को, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट, उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे कि 1 5 1 3 4 1 4 5, यहाँ पर 1 जो है 3 बार आ चुका, 1 2 3, 4 जो है वो 2 बार आ चुका, 4 4, और 5 भी है जो वो 2 बार आ चुका। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ये गलत हो जाएगा। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों को ठीक करना है, 1 को एक बार लिखना है, 3 को एक बार, 4 को एक बार और 5 को एक बार। हर एलिमेंट, हर ऑब्जेक्ट को सेट में जब हम लोग पुट करेंगे, जब सेट में दिखाएंगे, ओनली 1 टाइम,
ओके। अब बात करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वी राइट, मतलब सारे एलिमेंट, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि टेबुलर फॉर्म में कि सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा दे देकर लिख देते हैं, उस तरीके से नहीं लिखना। यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि उन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन हम लोग वर्ड में करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर दिख रहा है कि वी राइट द सेट ऑफ सम स्पेशल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स एंड राइट इट एज, उसे कुछ अलग अंदाज में लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाएगा हम लोग देख रहे हैं अभी। तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब वो क्या मेथड है देखो, ए एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट पी एक्स। अब पी एक्स क्या है? कुछ एलिमेंट्स होगा जिसे डिफाइन करना है हम लोगों को, जिसे कलेक्ट करना है। ए इक्वल टू एक सेट है, मतलब इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। ए इक्वल टू एक्स सच दैट, इसे हम लोग रीड करते हैं सच दैट एक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, कि एक्स कोई प्रॉपर्टी है पी एक्स का। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए सही नहीं, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग सारे एलिमेंट्स को ना दिखा करके सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उससे पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट को लिखते कैसे। यहाँ पर तो डिफिनेशन दिया गया है, वो डिफिनेशन काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से पूरी तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। लेट ए विद सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, मान लेते हैं ये सेट का कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर हम लोग इसे गौर करें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नेचुरल नंबर है। देन द सेट ए कैन बी रिटन एज, अब देखो इसे किस तरीके से लिखा जा रहा है, ए एक्स सच दैट एक्स का वैल्यू 2 से लेकर के 10 तक, और साथ ही साथ क्या लिख दिया गया, एक्स नेचुरल नंबर। तो अगर इसे हम लोग गौर से देखते हैं और इसे इस इंफॉर्मेशन से अगर हम लोग x का वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ही था, और खास करके बोला गया x नेचुरल नंबर। तो 2 से बड़ा हम लोगों ने 2 और 2 से बड़ा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर को ही सिलेक्ट किया। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने जो नंबरों को बनाया है, जो नंबरों का लिस्ट तैयार किया, वो यही नंबर था। तो इसी नंबरों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, कुछ सेंटेंस में कुछ प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना जिससे समझ में आ जाए कि वो नंबर्स क्या क्या हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, आई थिंक ये समझ में आया हो कि किस तरीके से हम लोग एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑन टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, किसके ऊपर, टेबुलर फॉर्म के ऊपर भी और सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर भी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब इन नंबरों को हम लोग को रोस्टर फॉर्म, जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन सभी को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में याद करें तो हम लोगों को याद होगा कि रोस्टर फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है कि एलिमेंट्स को कॉमा दे देकर लिखना, और यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया है वो उस तरह इस फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो चलो लिखना शुरू करते हैं, पहला नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो याद रहे हम लोगों को किस तरीके से लिखना है, रोस्टर फॉर्म में कॉमा दे देकर। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 बस, क्योंकि लेस देन 6 का आगे था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ उस इंफॉर्मेशन का, इसे हम लोग कहते हैं ये रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिखा। इसी तरीके से नंबर बी, दूसरे नंबर प्रॉब्लम में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर b इक्वल टू, बी सेट में x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7। तो इक्वल टू -3, तो -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स lying between -3 greater than equal to -3 and less than 7। तीसरे नंबर प्रॉब्लम सी को दिखते हैं हम लोग। सी में क्या कहा गया, सी इज अ सेट x such that x is a 2 digit numbers, 2 डिजिट का नंबर होगा, मतलब 10 से शुरू होगा 99 तक चलेगा, such that the sum of its digit is 8, कि उन दोनों डिजिट का सम जो होगा वो 8 होना चाहिए। तो वो 2 डिजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ये सोचना है कि वो 2 डिजिट नंबर है क्या क्या। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं 17 के बारे में, तो 17 एक ऐसा नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर है
जिन दोनों डिजिट का सम हम लोग को 8 देगा। उसी तरीके से इसका उल्टा कर लेते हैं 71, इन दोनों का सम, ये भी 2 डिजिट नंबर है और इन दोनों डिजिट का सम जो है हम लोगों को 8 देगा। 62 26 भी ले सकते हैं, 26 62 35 53, और इन लोगों को कॉमा में लिखना है क्योंकि हम लोग को कहा गया है कि रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। और हम लोग लिख सकते हैं 44, और इसके अलावा अगर हम लोग और कुछ नंबर्स हैं जिसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसे हम लोग जिस दो डिजिट का नंबर हो और जिनका सम जो है वो 8 आ जाए। ठीक है, तो बस यहीं तक हो गया ये। तो इसी ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर इन रोस्टर फॉर्म। उसके बाद नंबर डी में आते हैं हम लोग। डी में क्या कहा गया है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर। तो क्या क्या हो सकता है, देखो 60 का प्राइम नंबर बहुत सारे नंबर्स हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं 10, फिर 12, फिर 15, फिर उसके बाद ले सकते हैं हम लोग 20, फिर 30, फिर 60 खुद। तो ये बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। पहले इसे हम लोग साइड में देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स डिवाइजर मतलब 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं 7 8 9 10 10 11 12, फिर 15, फिर हम लोग ले सकते हैं 20, फिर ले सकते हैं हम लोग 30, फिर ले सकते हैं हम लोग 60। ये सारे नंबर्स जो है 60 को डिवाइड करने वाले। अब इन नंबरों में अगर हम लोग गौर करते हैं तो कौन कौन सा एक्स इज अ प्राइम नंबर, कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो अगर प्राइम नंबर के ऊपर गौर किया जाए तो 2 3 5, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है। उसके अलावा जो नंबर्स हम लोग को दिख रहे हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए डी के सेट में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 3 एंड 5। उसके बाद हम लोग आते हैं ई में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। जितने सारे ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में जितने सारे लेटर दिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो किस तरीके से दिखाते हैं हम लोग जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कॉमा दे देकर लिखा जाता है। तो सबसे पहले टी लिख लेते हैं, टी आर आई जी ओ एन एम ई, टी तो लिखा चुका और नहीं लिखना है, आर आर भी लिखा चुका और नहीं लिखना वाई। तो ये क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि हर लेटर को सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाना है, तो हम लोगों ने एक बार दिखाया और सारे लेटर को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एफ सेट एफ के बारे में, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा बेटर, बी ई टी को एक बार लिखना है और ई तो हो चुका और एक बार आर को लिखना है, ये और रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 5 लेस देन 6 था, क्वेश्चन नंबर 2 लेस देन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, सम ऑफ 80 कि हम 17 71 26 62 35 53 44। तो यहाँ पर एक नंबर हम लोग और भी ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं। ठीक है, 80 का दो नंबरों का सम जो है 8 होगा। फिर डी में 2 3 5, उसके बाद ई में ट्रिगोनोमेट्री का लेटर हम लोगों ने लिखा और फिर एफ में बेटर वर्ड का हम लोगों ने लेटर को लिख कर दिखाया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दिया गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। तो क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म से चेंज करके हम लोग ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। सारे सवाल लगभग 8 क्वेश्चन है, ये सारे रोस्टर फॉर्म में दिए गए क्योंकि सबको कॉमा दे देकर लिखा गया। अब इसे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो किस तरीके से दिखाएंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात ए, सेट ए, इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे x सच दैट x इज a ये हम लोग को दिख रहा है 2 3 5 7 11 13 17 19। अगर इन सारे नंबरों पे गौर करें तो हम लोग को दिख रहा है ये नंबर तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के साथ ही साथ यहाँ पर ऑड नंबर है, और वो भी ऑड जिसमें से कुछ ऑड मिस है, जैसे कि 9 मिस है, और हम लोग बात करें 15 मिस है। तो इस तरीके से ये नंबर नेचुरल के साथ साथ प्राइम भी हो रहा है। तो x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। तो सिर्फ प्राइम नंबर अगर हम लोग लिखते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर 2 3 5, तो कोई हम लोग को नेचुरल नंबर देने का जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर।
क्योंकि प्राइम नंबर ही तो 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स में ही आते हैं। दूसरा सेट दिया गया बी, सेट बी में गौर करते हैं अगर 2 3 5 ये एक्चुअल में क्या है। तो अगर इसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, ये भी ठीक है ये, लेकिन ये इवन भी है और ऑड भी है। साथ ही साथ हम लोग अगर ये कह सकते हैं कि ये डिवीजर ऑफ 60, प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, x सच दैट x इज अ प्राइम डिवीजर ऑफ 60, x सच दैट x इज अ प्राइम जो कि डिवाइड करता है प्राइम डिवाइजर ऑफ 60 को सॉरी 30 को 2 3 5, x इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 30, 2 3 5 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 1 भी है 6 भी है 10 भी है 15 भी, लेकिन उसमें प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5 वो जो 30 को डिवाइड भी कर सकते हैं और प्राइम नंबर भी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे चलते हैं नंबर सी में देखते हैं 1 2 3 4 6 12 24 एंड 48, ये सब नंबर क्या है। तो इन नंबरों पे गौर करने से हम लोग को ये कह सकते हैं हम लोग कि ये सारे नंबर 48 के फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स को हम लोग दूसरे अंदाज में बोल सकते हैं कि डिवाइजर है, डिवाइड करने वाले हैं ये सारे नंबर। तो सी के केस में हम लोग लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 48 को डिवाइड करने वाले सारे नंबर। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है, हम लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद डी में अगर आते हैं हम लोग तो हम लोग को दिख रहा है सेट ऑफ वॉवेल्स। तो इसके ऊपर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x is a letter of English vowels, letter of English vowels। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं 0 3 6 9 12 15 18 और ये कंटिन्यू चल रहा है। इसे हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे अगर हम लोग गौर करते हैं तो 0 3 6 9 12 15 18, ओके। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सेट ई के बारे में, ई x सच दैट x इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 3m, कोई भी लेटर, m इज अ होल नंबर। और m क्या है, m एक होल नंबर है। जैसे कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो अगर हम लोग m की जगह पे 0 पुट करते तो हम लोग को 0 मिलेगा, 1 पुट करने से 3 मिलेगा, 2 पुट करने से 6 मिलेगा, 3 पुट करने से 9, 4 से 12, 5 से 15, 6 से 18। इस तरीके से हम लोग को इस इंफॉर्मेशन से सारे के सारे सेट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ई के मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग एफ में 1 5 10 15, ये एक सेट दिया गया है, इसे हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख। तो अगर इसके बारे में हम लोग गौर करें तो ये सेट 1 5 10 15 डॉट डॉट, मतलब 5 का मल्टीपल चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे 1 आ चुका। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एफ एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5। एक्स तो मल्टीपल ऑफ 5 का है, बट एक्स जो पहला नंबर है वो 1 है, उसके बाद 5 का मल्टीपल चल रहा है। तो लिख सकते हैं एंड मल्टीपल ऑफ 5 होगा एंड और x इक्वल टू 1 लेना है, मतलब पहला x को 1 लेना है, उसके बाद सारे को मल्टीपल ऑफ 5 कर देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 7 में, g 14 21 28 35 42 98 तक चला गया है। इसका हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो 14 21 ये तो 7 का मल्टीपल हम लोगों को दिख रहा है और 14 से शुरू होकर के 98 तक जा रहा है। तो 7 का मल्टीपल नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देना, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, मतलब 7 से बड़ा पॉजिटिव भी लेना और 7 से बड़ा भी लेना। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जी सेट को, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। x क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है एंड, और साथ ही साथ हम लोग को ये भी लिखना है कि वो 7 से बड़ा होगा और 98 से छोटा होगा। एंड x ग्रेटर देन 7 इक्वल टू नहीं लेंगे, लेस देन इक्वल टू 98, क्योंकि 98 तक इक्वल में आ रहा है।
लेस देन इक्वल टू 98। तो ये हुआ हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस गिवन सेट। अब एक बच्चा हुआ है h-1 एंड 1। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x h के बारे में, x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर्स, और एंड साथ ही साथ ये भी लिख देते हैं क्योंकि ऑड इंटीजर तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों। x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। तो -2 से 2 के बीच में अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो -1, 0 और 1, लेकिन 0 को हम लोग ऑड इंटीजर में नहीं लेते हैं तो हम लोग -1 और 1 को सिर्फ लेंगे। तो x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 के बीच में दो ऑड इंटीजर -1 और 1 ही आता है। ठीक है, तो ये एक कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। सिर्फ हम लोगों ने ये आज के क्लास में देखा कि सेट एक्चुअल में क्या होता है और सेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के एलिमेंट के ऊपर बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया और दो तरह से रिप्रेजेंटेशन सीखा हम लोगों ने सेट का, सेट बिल्डर फॉर्म और हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म भी देखा। तो इस तरीके से दोनों को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे के बारे में, आगे के कंसेप्ट को समझेंगे।